लेक्चर सेकंड ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिस्कस कर लिया एंड द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बच्चों साइन इनवर्स एक्स का किया एंड व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया बिहाइंड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, किस क्राइटेरिया में किसी भी फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स निकाल सकते हैं, उस क्राइटेरिया के बारे में बच्चों हमने डिस्कस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनवर्स फंक्शन ऑफ कास्ट एंड इन सब के बारे में आज डिस्कस करूंगा बच्चों। ये लेक्चर नंबर से सेकंड है। फिलहाल हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि पहली चीज तो छोटी सी बात, कोई भी फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू होगा दैट मींस बाइजेक्टिव होगा, उसी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप निकाल पाओगे बच्चों, उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। क्योंकि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है उनका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। जैसे इनवर्स निकालोगे डोमेन और रेंज को अल्टरनेट चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। इसलिए फंक्शन का मेनी 1 1 और ऑन टू होना कंपलसरी है। और दूसरी बात बच्चों आपने क्या पढ़ रखी थी, 1 1 ऑन टू तो हो और फॉग भी आइडेंटिटी हो और गाफ भी आइडेंटिटी हो, तभी वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, इनवर्स निकलेगा। लास्ट टाइम बच्चों हमने डिस्कस किया था, पहला फंक्शन था हमारा f(x) = sin x। sin x का डोमेन रेंज बच्चों आप जानते हो। sin x में आप जानते हो कि अगर x बिलोंग्स करेगा, x अगर इसका डोमेन है और इसको मैं y मान लूं बच्चों, तो f जो डिवाइड होगा डिफाइन होगा कहां से कहां, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पे sin x बच्चों आपने पढ़ा था, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर रेंज -1 से +1 के बीच में। और लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि जो साइन होता है उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है बच्चों, ये हमारा ग्राफ बनता है और इसमें साइन मेनी 1 होता है। मेनी 1 मतलब बहुत सारे फंक्शन पर ये वैल्यू दी रहती है, बहुत सारे वैल्यू के लिए बच्चों, यानी 0 पर यहाँ पर, और π/2 ये था बच्चों, और ये -π/2 ये था, पाई ये था, और प्लस -π बच्चों आपका ये था, -π ये था। अब जरा देखिए कि इसमें फंक्शन इन्वर्टेबल कहां से कहां होगा। जहां फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा वहां फंक्शन इन्वर्टेबल होगा बच्चों। यहाँ पर -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू था। इसके अलावा और कोई भी जगह, हर जगह बच्चों यहाँ एक से अधिक वैल्यू दे रहा था। तो आपने देखा था साइन का ग्राफ की बात किए थे हम, साइन कहां से कहां, यहाँ से लेके बच्चों ये यहाँ से लेके यहाँ तक -π/2 और +π/2 के बीच में 1 1 और ऑन टू था, यानी ये वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी x एक्सिस पे, ठीक है। π/2 पर ये 1 1 और ऑन टू था, और जब ये 1 1 और ऑन टू है यहाँ के बीच में बच्चों, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेबल भी होगा यहाँ से यहाँ। और इसका मैं स्क्रॉल करके आगे बढ़ूंगा। डोमेन और रेंज हमने चेंज किया था, हमने कहा था भाई साइन x है, साइन x में -π/2 से लेके +π/2 के बीच में बच्चों, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, और -1 से +1 के बीच में साइन हमारा 1 1 ऑन टू था, यानी इन्वर्टेबल था। तो इसका डोमेन बच्चों इसका रेंज जो है, इसका डोमेन बना दें, उसका इनवर्स फंक्शन होगा। एक ऐसा फंक्शन जो साइन के इन्वर्टेबल रेंज में इंटरवल में डोमेन रेंज हो जाए -1 से +1 के बीच में, और -π/2 से +π/2 इसके डोमेन में बच्चों रेंज में साइन इन्वर्टेबल होगा, तो साइन इनवर्स x बोलेंगे। ये इसका डोमेन है बच्चों, ये इसका रेंज है। और इसका ग्राफ आपने पढ़ लिया था, इसका ग्राफ जस्ट सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा इसका, यानी इसी पर एक स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन ले लीजिए। क्लियर बच्चों। अगर ये इस तरीके से झुका हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से झुका था तो इधर अप की तरफ जाएगा बच्चों, और ये देखिए डाउन ऐसे था। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दूसरे जगह बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए साइन का बच्चों ग्राफ हमारा ये था, आपने ये देखा हुआ था। क्लियर। साइन का ये ग्राफ था, तो जो जस्ट इसी का सिमेट्रिकल था, x की जगह y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे +π/2 था और यहाँ पर बच्चों -π/2 था, और यहाँ पर बच्चों +1 था, ये -1 था। अब डोमेन और रेंज चेंज हो गए, यानी ये एक्सिस बदल गया, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से यहाँ के लिए ऐसे हो गई थी, और ये π/2
यहाँ पर आ गया था बच्चों ये -π/2 यहाँ पर आया था। ये जो +1 यहाँ था, अब यहाँ पर x एक्सिस पर आ जाएगा बच्चों माइनस एक्सिस पे। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था, बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ेंगे। हमने बच्चों आपको बताया था कि ये -1 से +1 अब इसका डोमेन है, रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में है, और यही साइन इनवर्स x है। साइन इनवर्स x का डोमेन कहाँ से कहाँ था, -1 से +1 बच्चों क्लोज इंटरवल, और -π/2 से π/2। और एक बात हमने और डिस्कस किया था, जो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड से चलने पे राइट हैंड पे इंक्रीज करे उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो साइन इनवर्स x आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, ये बात तुम्हें दिख रही है। दूसरी बात स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना कि जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है वो ऑड फंक्शन होता है। तो ये देखो ओरिजिन के अबाउट x एक्सिस पे बच्चों सिमेट्रिकल है, ये कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। किस पर, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस ऑन ओरिजिन है, तो ये ऑड फंक्शन। तो हमने आपको बताया था कि ये ऑड है और ये आपका बच्चों इंक्रीजिंग है। दूसरी बात, अगर इनकी वैल्यू बार बार रिपीट करे, हर वो फंक्शन जिसकी वैल्यू बार बार रिपीट करती है उसको पीरियाडिक फंक्शन बोलते हैं, इसकी वैल्यू नहीं रिपीट कर रही है तो नॉन पीरियाडिक फंक्शन। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। जहाँ पे झुका हुआ है कॉनकेविटी, कॉनकेव मिरर की तरह ये जहाँ टर्न हुआ है इसको कॉनकेविटी डाउन बोलते हैं। तो कहाँ से कहाँ है, -1 से 0 पर कॉनकेविटी डाउन है बच्चों, 0 पे ओपन इंटरवल था, और जहाँ कॉनकेविटी अप है ये 0 से +1 के बीच में है। 0 पे फिर क्लोज नहीं था, ओपन इंटरवल था, 1 पे बच्चों क्लोज था। 0 पे क्यों ओपन इंटरवल है, जहां कॉनकेविटी चेंज होती है डाउन से अप से डाउन, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो साइन इनवर्स x में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। अब यहाँ तक तो हमने कल पढ़ लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, और लेक्चर फर्स्ट में जिसने नहीं पढ़ा था वो लेक्चर फर्स्ट जाके डीप में देखे। अब इसमें बेस्ट क्वेश्चन बच्चों कैसे करेंगे, अब यहाँ पर समझ लो। अगर मैं साइन इनवर्स यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, साइन इनवर्स डोमेन की बात करो तो ये -1 से बच्चों +1 के बीच में है, और -π/2 से π/2 के बीच में, और ये फंक्शन कौन है हमारा, y = मान लो साइन इनवर्स x है। तो अब एक बात बताओ, यानी x की वैल्यू कहां से कहां के लिए सेटिस्फाई करेगी, -1 से +1 के बीच में। तो मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, वेयर x लाई बिटवीन -1 to +1 के बीच। क्लियर। ओवरऑल y कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, जहां इसका रेंज, तो रेंज होगा, तो रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में या उसके इक्वल लाई करेगा। यानी y की जगह में बच्चों तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, एक मिनट, y की जगह मैं लिख सकता हूं -π/2 से लेके यहाँ पे साइन इनवर्स x और < π/2। ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं बच्चों, आपको ये समझ में आनी चाहिए। -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लिख सकता हूं। तो अब यहाँ पे समझिए, यानी हर वो वैल्यू जिसके साइन इनवर्स में -π/2 से +π/2 के बीच में वैल्यू रेंज में नहीं आएगी, नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस पर हम। जैसे मैं कहूंगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, तो जल्दी से मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा π/4। क्यों होगा, 45 डिग्री ही है बच्चों। ये क्यों होगा, क्योंकि 45 इसके रेंज में आया बच्चों, इसका रेंज -π/2 ये है, सॉरी इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों। -π/2 ये है आपका, +π/2 ये है। क्यों -π/2 है, एंगल निगेटिव तब होता है जब x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे ये तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये निगेटिव एंगल। तो ये -π/2 से +π/2 के बीच में इसका रेंज है, और क्या है +π/4 बच्चों आपका यहाँ लाई किया, इसके रेंज में आया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। आई होप समझ गए होगे तुम सब, क्लियर हो गया बच्चों। थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाएंगे सारी की सारी बातें। स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दो,
ठीक है। और इस रेंज को -π/2 से +π/2 को इसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। इनके अंदर जो भी वैल्यू आएगी बच्चों को उनको प्रिंसिपल रेंज ही बोला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत आसान है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं बात करूं साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू बच्चों आप बोलोगे π/6, यानी दैट मीन्स 30 डिग्री। क्यों कहोगे भैया, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और क्या इसके रेंज में लाई किया? बिल्कुल इसके रेंज में लाई किया। 30 डिग्री कहीं यहाँ पर आएगी और -π/2 आपने नीचे बोला, +π/2 ऊपर बोला, तो 30 डिग्री यहाँ पे लाई करेगा बच्चों π/6, तो ये इसके रेंज में आएगा। लेकिन बाय द वे अगर हमने बोल दिया बच्चों साइन इनवर्स -π/2 है, साइन इनवर्स -π/2 है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अब इस बात का तुम्हें थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसकी वैल्यू और इसके लिए फार्मूला भी जनरेट करेंगे। हम बात करेंगे साइन जो है तो साइन में डायरेक्ट माइनस भी लगा सकते हैं पहले, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, समझो बच्चों, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप बार बार गलती करोगे। साइन इनवर्स की बात करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 है, तो अब समझिएगा साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इस बात को समझिए बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव है। तो अब एक बात और आपके सामने आ गई कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट तो आपने देखा साइन के रेंज में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू है, क्लियर, -π/2 से +π/2 यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही एग्जिस्ट करेगा, और तो साइन इनवर्स -π/2 में तो एग्जिस्ट करे ही नहीं करेगा, क्लियर, इस बात को समझिए। अब यानी इसका मतलब -1/2 कहाँ आएगा? साइन नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 1/2 का मतलब होता है, 1/2 का मतलब साइन की वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री पे 1/2 है और निगेटिव एंगल के साथ है 1/2, यानी ये 30 डिग्री कहीं यहाँ पर आएगा। और अगर इसको x पॉजिटिव बोला, यानी इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप आओगे, नेगेटिव वैल्यू π/30 डिग्री मतलब π/6 के साथ, तो ये -π/6 बोला जाएगा बच्चों। ये -π/6 है। फिर से आप 11th में नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब बताऊंगा यहाँ पर। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलते हो तो उसको बोलेंगे, अगर 30 डिग्री बोले तो आप बोलोगे +30 यानी +π/6, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो वही एंगल अगर 30 डिग्री आ गए तो इसको बोलेंगे -π/6। अब नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसको नेगेटिव डायरेक्शन ट्रिग्नोमेट्री में सपोज किया जाता है। तो अब ये एंगल कौन सा आ गया बच्चों आपका? -π/6, तो यहाँ डायरेक्टली आप बोल सकते हो -π/6। क्लियर हो गया? अब एक बात बड़ी ध्यान से समझिएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अब नेगेटिव जब भी लग के आएगा साइन, तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ नहीं सकता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू बच्चों आपकी हमेशा साइन नेगेटिव होती है, और साइन नेगेटिव वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, इस बात को समझिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन -θ ऑलवेज -sin θ होता है, यानी साइन की वैल्यू डायरेक्टली हम -π/6 लिख सकते हैं, -π/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों, इसका मतलब फिर से अगर मैं कहूँ आपसे -1/√2 की बात करें, हाँ अच्छा -π/6 इसके रेंज में है, -π/2 से +π/2 के रेंज में है, इसलिए आंसर है। बाकी अगर दूसरा एंगल आप निकालेंगे तो नहीं। अब यहाँ पर देखिए -1/√2 की बात करें तो -π/4 आप आसानी से लिख सकते हो आंसर डायरेक्टली, क्योंकि पता है साइन π/4 1/√2 की वैल्यू होती है, -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन के रेंज में है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका आंसर -π/4 होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है समझने की, बस थोड़ी सी आपको ललक होनी चाहिए। समझ में आ गया? स्क्रॉल करके बच्चों ऊपर करते हैं। अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाएंगे हम। अगर आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स बच्चों यहां पर 1 जो ये था आपका √3/2, मान लीजिए √3/, तो आप बोलोगे बच्चों ये π/3 होगा
60 डिग्री की वैल्यू होती है। और अगर आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट में साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही आएगी, और यहाँ पे फिर वही आंसर आपने 60 लिख दिया π/3। तो जो कैलकुलेशन आपने यहाँ किया वही कैलकुलेशन इन साइड में करने के बाद सेम एंगल ला रहे हो। फिर से एक बार देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ यहाँ पे साइन 1/2 इनवर्स में क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर π/6 है। क्या मैं इसको साइन इनवर्स π/2 को यहाँ पे केवल साइन π/6 लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अब भी आंसर वही आ रहा है। कब? जब रेंज -π/2 से -π/2 से रेंज बच्चों आपका साइन इनवर्स का x का +π/2 के बीच में है, तब। क्लियर हुआ? तो अगर यहाँ पे एक बात और ध्यान सुनो, यानी इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स साइन थीटा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू डायरेक्टली थीटा हो सकती है, डायरेक्टली वही लिख सकते हैं। बट इट शुड बी कंसीडर दैट थीटा इज लाई बिटवीन कहां से कहां बच्चों, -π/2 से +π/2 के बीच में। अगर नहीं लाई किया तो उसके रेंज से बाहर निकल जाएगा और आंसर होगा नहीं। तो यहां से आपने एक फार्मूला सीख लिया, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट थीटा हम लिख सकते हैं, लेकिन थीटा मस्ट बी लाई बिटवीन -π/2 से +π/2 के बीच में। बात समझ में आ गई? यहाँ पे समझते चलिए, एक एक फार्मूले को यहीं पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे और कुछ थोड़ा बहुत बात करना चाहूं तो देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पे लिख दिया जाए साइन इनवर्स साइन -θ, तो आप जानते हो बच्चों साइन -θ दिस इज द एंगल नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? ऑलरेडी नेगेटिव होता है। आपको ऑलरेडी 11th में पढ़ा भी था, पता होगा। -θ की बात करें तो ये एंगल होगा, और साइन -θ ऑलवेज -sin θ होता है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो -sin θ, यानी अगर क्वेश्चन में कभी भी साइन माइनस में लगा है और बाहर थीटा है बच्चों, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब थीटा की जगह क्या रिप्लेस हो गया? -θ रिप्लेस हो गया। तो इसी फार्मूले से आप सीधे सीधे -θ भी आंसर लिख सकते हो। क्लियर हो गया? फिर से देख लो, अगर साइन इनवर्स साइन x के मैं फॉर्म में लिखूं -sin x है, तो डायरेक्टली आप -x आंसर लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, या ऐसे फिर से भी देखो, साइन इनवर्स बच्चों -sin x है, तो आप डायरेक्टली फिर भी -x इसका आंसर लिखोगे, क्योंकि साइन जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ऑड फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही बच्चों? लेकिन कास के केस में ऐसा नहीं होने वाला, तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। यानी जो अभी क्वेश्चन हम यहाँ से चेक कर रहे थे, अगर हम आपसे बात करें कि साइन इनवर्स -√3/2 है, तो हमें ज्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बाहर माइनस लगाएंगे। और √3/2 की बात करें तो √3/2 π/3 है, तो आंसर -π/3 होगा डायरेक्टली। लेकिन एक बात करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे मैं लिखूं साइन इनवर्स, ठीक है, साइन -2π/3, पहले 2π/3 की बात कर लेते हैं, फिर माइनस करेंगे 2π/3, इसकी वैल्यू क्या है? ये आंसर में डायरेक्टली हम 2π/3 लिख सकते हैं। क्या ये 2π/3 का डायरेक्टली इक्वल है? देखिए नहीं इक्वल होगा, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे इनके रेंज में आ रहा है नहीं। अभी आपने देखा साइन इनवर्स साइन थीटा हमारा डायरेक्टली थीटा तो होगा, बट थीटा शुड बी लाई बिटवीन +π/2 -π/2 और उसके इक्वल। क्या ये 2π/3 के बीच में? 2π/3 क्या इस रेंज में आया? नहीं आया भाई। 2π/3 यहाँ पर देखिए -π/2 आपका यहाँ है, +π/2 यहाँ है, तो 2π/3 तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए शॉर्टकट्स फार्मूले तो बहुत है। एंड ऑफ द सेशन जैसे आपका टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा, मैं आपको ट्रिक्स और फार्मूले क्रिएट करके बताता जाऊंगा। बट यू शुड हैव टू नो द थ्योरेटिकल मीनिंग, इसकी थ्योरेटिकल मीनिंग और डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, आगे समझोगे चीजों को। तो क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। इसके रेंज में, रेंज के बाहर वैल्यू आ गई, इसलिए इसकी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। 2π/3 आपने लिख दिया तो गलत। समझ में आ रहा है? इस बात को समझते जाइए। समझ गए कि नहीं समझ गए? या -2π/3 की ही बात कर रहे तो -2π/3 फिर इधर निकल आएगा कहीं। -2π/3
1 माइनस 120 डिग्री है भाई। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ 90 चलोगे 30 डिग्री, यहाँ पे -2π/3 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ लाई करेगा, फिर एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि रेंज -π/2 से +π/2 के बाहर वैल्यू निकल गई। समझ में आया? तो सीधे डायरेक्टली आप लिख सकते हो। लिखने के लिए बस आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है, यानी उसके रेंज में लाई कर रहा, लाई करना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट अब एक फार्मूला आपके सामने लिखने जा रहा हूं। फार्मूला देखिए क्या है, साइन इनवर्स और अगर साइन x के बीच में है तो आप डायरेक्टली आंसर x लिख सकते हो। ठीक, कब? जब x इज लाई बिटवीन π/2 -π/2 के बीच में। समझ में आ रहा बच्चों? आपकी वैल्यू डायरेक्टली x लिख सकते हो। और अगर हम आपसे कहें क्या साइन इनवर्स, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स साइन -x है तो भी डायरेक्टली आप -x लिख सकते हो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट कंसीडर नहीं करना है बच्चों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम x एक्सिस से 360 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो वैल्यू भी नहीं बदलती है। x क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में आप कॉम्प्लीमेंट्री एलाइड एंगल 11 में पढ़ चुके हो। हाँ, और जिसने नहीं पढ़ा है मैं 11 का एलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्री जैसे अपलोड करूंगा, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, अभी तो 11th में आपका सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम रिलेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे -x होगा डायरेक्टली, बट फिर भी वही x की वैल्यू कहाँ से कहाँ π/2 से, अच्छा यहाँ पे इक्वल -π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर नहीं लाई की तो आंसर नहीं होने वाला। ये बात समझ में आ गया आपका? ठीक है ना? तो फिलहाल या -x लगा दो, यहाँ पे -x भी कर दोगे तो भी इसी के बीच में ओवरऑल लाई करनी चाहिए। ठीक है, इस रेंज के बाहर अगर वैल्यू हुई तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। दैट्स क्लियर। अब एक बात और समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं साइन के अंदर साइन इनवर्स रखूं तो क्या होगा, साइन के अंदर साइन इनवर्स रखूं तो क्या होने वाला, इस बात पर भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और इसको समझेंगे हम कहाँ से। पहले एग्जांपल से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों, उसके बाद थ्योरेटिकल मीनिंग पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा और समझते हैं। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके इस फार्मूले को रहने देते हैं, फिर अभी लिखेंगे साइन के अंदर साइन इनवर्स होने पर क्या इसकी वैल्यू आएगी बच्चों। देखो, अगर हमने कहा साइन यहाँ रहने दो, साइन इनवर्स अगर मैं कहूँ आपसे बच्चों 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान से देखिए और समझिएगा। 1/2 को आप क्या लिखोगे, साइन, यहाँ पर साइन रहने दो, 2-3 एग्जांपल से सारी चीजें आपके सामने होगी इन फ्रंट ऑफ यू। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अभी आपने निकालना सीखा, क्या होगी, π/6, 30 डिग्री होगी। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की होती है, तो π/6 यहाँ पे लिख लीजिए और साइन π/6 को फिर आप 1/2 बोलोगे। यानी अगर बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है तो फिर 1/2 ही आंसर आ रहा है, जो सेम था वही आ रहा है। बट यू शुड हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस, वैल्यू वही होनी चाहिए जो रेंज -π/2 से +π/2 को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए आपने देखा था, उसके लिए डोमेन बच्चों x का कहां से कहां था, +1 से लेके -1 के बीच। आपने देखा था कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू बच्चों +1 से लेके -1 के लिए था, केवल साइन इनवर्स x जब आपने लिखा था तो यहां से लेके यहां के बीच में थी वैल्यू जब आपने केवल साइन इनवर्स x लिया था। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत x को लेकर कंफ्यूजन है तो मैं वैल्यू बदल देता हूँ, थीटा कर देता हूँ, फार्मूले में थीटा कर देता हूँ, क्योंकि वहां पर रेंज में मैंने डोमेन और रेंज में x रखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन रिमूव करता हूँ, यहाँ पे थीटा कर लो, यहाँ पे थीटा, क्योंकि वो x और इस x में चेंजेस है, ये थीटा है, यहाँ पर भी थीटा की बात करेंगे और यहाँ पर वैल्यू बेटा पुट करके x की जगह थीटा कर लेते हैं। ये हो गया आपका थीटा, ये भी हो गया -थीटा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो अब x की वैल्यू साइन इनवर्स x में -1 से +1 के बीच में थी, तो 1/2 -1 से +1 के बीच में आ गया, इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली 1/2 हो गया। बाय द वे, अगर हम कहते हैं आपसे कि साइन इनवर्स, थोड़ा सा स्क्रॉल करके बच्चों ऊपर करना चाहता हूं, 1 मिनट, ठीक है,
थोड़ा सा देखो साइन इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स √3/2 रहे और आउटसाइड में एक एंगल और हो जाए साइन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप डायरेक्टली √3/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √3/2 जो है आपका ये -1 से +1 के बीच में है बच्चों, और कुछ नहीं। इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही। भाई कैसे? तुम एक बार फिर से देख लो, साइन रहने दो, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 60 डिग्री पर ये है तो π/3, सॉरी इसको रब करेंगे, इसको लिखेंगे π/3 और π/3 की वैल्यू फिर √3/2 डायरेक्टली आ जाएगी। यानी आउटसाइड और इनसाइड दोनों में साइन और साइन इनवर्स अल्टरनेट चेंज हो तो भी उनकी वैल्यू एंगल में सेम आती है। बट इस बात का तुम्हें ख्याल है कि अगर साइन बाहर है तो उस केस में एंगल -1 से +1 के बीच में होगा, और साइन इनवर्स अगर बाहर है तो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। ठीक है ना? जैसे मैं पहले तो फार्मूला लिखना चाहूंगा, शॉर्टकट आपको याद करवाता हूं। क्या दो फार्मूले आपने पढ़े भाई? साइन इनवर्स और साइन एक्स। अब इन साइड के साइन को भूल जाओ भाई, बाहर में क्या लिखा है? साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स की वैल्यू आप निकाल लें और साइन इनवर्स का रेंज लिखो। साइन इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 से +π/2, बस रेंज से मतलब रखो। तो यहाँ पे आप कहोगे भाई इस केस में x -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, रट डालो रेंज। ठीक, और अगर बाहर साइन लिखा, दूसरा फार्मूला बाहर साइन लिखा और अंदर साइन इनवर्स x, तो इन साइड में क्या है उसको भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आउटसाइड में जो फंक्शन है उसके रेंज की बात करें। अब आपको पता है कि आउटसाइड में केवल साइन है, साइन x है, तो साइन का रेंज -1 से +1 होता है। तो इस केस में x का जो वैल्यू आएगी -1 से +1 के बीच में होगी। बस यही दो फार्मूले हैं बच्चों, साइन के बेसिक फार्मूले, जिसको आप लर्न कर लो, रट डालो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए इस केस में केवल, थोड़ा सा मैं घुमाना चाह रहा हूं क्वेश्चन, यहाँ पे केवल साइन इनवर्स मैं लिख दूं पाई। अब देखो बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स है, बाई भले ही लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे और न ही -π/2 से +π/2 चेक करेंगे। चेक किससे करेंगे? बाहर अगर साइन लगा है तो रेंज x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। क्या पाई की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है? नहीं, क्योंकि अच्छा अब इसमें 180 डिग्री एंगल नहीं चेक करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा है, रेडियन फॉर्म से हम डेसिमल फॉर्म में आ गए हैं और पाई के डेसिमल फॉर्म में वैल्यू होती है बच्चों 3.14, इरेशनल नंबर है, अप्रॉक्सीमेट 3.14 होती है, और 3.14 डज नॉट बिलोंग्स दिस रेंज, इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चों। समझ में आया? कोई भी पॉसिबल वैल्यू इसकी नहीं है। यही बाय द वे अगर हम आपसे कह देते, अच्छा एक बात बताओ, क्या π/2 एग्जिस्ट करेगा? यहां पर तो एग्जिस्ट करता, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर रहता। तो यहां पर देखिए बच्चों, फिर अब एग्जिस्ट नहीं करने वाला π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू है 3.14 अप्रॉक्सीमेट, 2 से डिवाइड करोगे डेसिमल में 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1 से ज्यादा हो गया, इसके रेंज से बाहर हो गया, इसलिए अब भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए कि कौन है इनसाइड और कौन आउटसाइड है। बहुत आसान है, क्विक आप समझ लोगे। फिर से देखो बच्चों, साइन का मैं, अच्छा साइन इनवर्स का आप चलो करते हैं। क्या साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। π/2 मतलब क्या होता है? यहाँ पे आंसर आप बोल सकते हो, आंसर π/2 होगा, क्योंकि अब चेक करेंगे इस रेंज से। यहाँ पे -π/2 से +π/2 के बीच में है, बट आउटसाइड बाहर में साइन इनवर्स है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स है बाहर। तो इस बात का आपको हमेशा ख्याल रहना चाहिए कि बाहर कौन है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले रट लो। अब यहाँ पे π/2 होगा, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन, सॉरी 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 पे π/2 हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन फिर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं बच्चों। साइन इनवर्स साइन -π/2 एक लिखूंगा और दूसरे में बाहर साइन लिखूंगे, इनसाइड साइन इनवर्स π/2 लिखूंगा। अब इस बात की वैल्यू कैसे आप अंदाजा लगा पाएंगे, इसको देखिएगा। थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं बच्चों, सैचुरेट भी कर दूं, जिससे तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए अब देखिए क्या बताया, बाहर अगर साइन है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो रेंज किस में चलेंगे? -π/2 से, और थोड़ा सा नीचे कर देना। ठीक है, देखो बच्चों, अगर बाहर में साइन है, रेंज छोड़ो,
-π/2 से +π/2 के बीच में चेक करेंगे। कब? जब साइन इनवर्स बाहर है। तो यहाँ पे क्या साइन इनवर्स बाहर है? हाँ। क्या है? -π/2 के इक्वल है, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल भी रहेगा, यानी इसका आंसर -π/2 सही है, एग्जैक्टली आएगा। अच्छा, अब बाहर की जगह बच्चों साइन इनवर्स इनसाइड है, बाहर में अगर केवल साइन फंक्शन था तो साइन फंक्शन का रेंज तो आपने देखा था ना, साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है और कहीं नहीं लाई करती। अच्छा, अब -π/2 की वैल्यू अब इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो डेसिमल फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों 3.14। देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/3.14 डिवाइडेड बाई 2 1.7 माइनस में समथिंग, यानी माइनस इधर के -1 के लेफ्ट हैंड साइड आ गया नंबर लाइन पे, यानी हमारे रेंज से बाहर हो गया। जब रेंज से बाहर हो गया तो इसकी वैल्यू अब पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आई होप समझ गए होंगे बच्चों साइन का क्या फॉर्म है, साइन के फार्मूलों का क्या कंसेप्ट है। दोनों फार्मूले बेसिक आपको मैंने समझा दिया। चलते हैं कास पर, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं एंड ऑफ द पहले पूरा ग्राफ डिस्कशन कर लूं, उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लूं, उसके बाद फार्मूले जनरेट करना स्टार्ट करता हूं। तो ये तो साइन फंक्शन की बेस क्वेश्चन होंगे। आई होप बच्चों आप साइन पर बेस सारे क्वेश्चन कर लोगे। चलते हैं कास पे, तो दूसरा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू cos x, cos और tan आज खत्म करना है ना, बल लंबा हो जाएगा पीरियड बच्चों, लेक्चर बहुत हो जाएंगे। fx इज इक्वल टू cos x की बात करते हैं। अब समझते हैं बच्चों, इसका इनवर्स निकालना है। आपको पता है cos x की बात करते हैं थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। cos x की बात करते हैं तो cos x का ग्राफ आपको पता ये होता है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ कैसे बनाया है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये 0 होता है बच्चों, ये आपका π/2 होता है, और ये पाई है, और ये केवल 3π/2 है बच्चों, और ये आपका 2π है, और ये 5π/2, ठीक है। ये आपका -π/2 है, और ये आपका -π है, और ये -3π/2 है, ठीक। और यहाँ पे ये -2π और ये -5π/2 है, -5π/2। ये ग्राफ कहाँ से आया कास का इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ पे आना चाहिए मिडिल टर्म, ये लाइन यहाँ पर, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ऐसे है, ये +1 है बच्चों, यहाँ पर ये -1 है। ये cos x का डोमेन और रेंज था ग्राफ था, आपने पढ़ रखा है 11th में। cos x का जो डोमेन होता है -∞ से +∞, यानी ऑल क्लोज इंटरवल तो इन्फिनिटी पे हो ही नहीं सकता, ओपन होता है। कोई भी चीज इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होती बच्चों, -∞ से +∞, और रेंज वही -1 से +1 के बीच में। ये आपका रेंज है और ये आपका डोमेन है कास का। हाँ देखो, -∞ से +∞ तक ग्राफ जा रहा है बच्चों आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं इधर, -∞ से एक मिनट वहां लिख दिया, -∞ से +∞ तक इसका ग्राफ जा रहा है। रेंज देखो, मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। ये आपने 11th में इसका ग्राफ पढ़ चुका था। अच्छा, आया कहाँ था इसको मैं 1-2 सेकंड में बस बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। x एक्सिस, y एक्सिस, आपको पता है कि y एक्सिस पर cos 0 होता है, तो cos x यहाँ पर 0 होता था, और यहाँ पे cos +1 होता था बच्चों, यहाँ पे -1 होता था, आपको पता है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, y एक्सिस पे π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे फिर 5π/2, और यहाँ पे -7π/2। ये सब अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरीके से आएगा। वही वैल्यू हमने कहा कि ये 0 होती और ये प्लस, ये सब आपने 11th में पढ़ रखा है। ग्राफ नहीं पढ़ाने वाले का बच्चों कास का, इसको आप 11th में देखोगे, ये 12th की क्लास है आपकी, ठीक है। अब इस बात को समझिए, ये आ गया बच्चों आपका ग्राफ। क्या ये इन्वर्टेबल है cos x इस डोमेन और रेंज में? इज इट cos इज इन्वर्टेबल इन दिस डोमेन एंड रेंज? क्या इस डोमेन और रेंज में cos इन्वर्टेबल है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं भाई। क्यों? बिकॉज इट इज मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन है तो इसको क्या करेंगे, एक स्लॉट लेंगे, एक ऐसा रेंज लेंगे जैसे cos में लिया था, 0 के आसपास जो इन्वर्टेबल हो, यानी 1 1 ऑन 2 हो, चाहे मेनी वन हो। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, हाँ 0 के पास, चाहे ये वाले स्लॉट को मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, चाहे इस वाले स्लॉट की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये वाला स्लॉट, इस इंटरवल में बच्चों ये मेनी वन नहीं है, 1 1 है केवल। पैरेलल लाइन ड्रा करिए बच्चों इसके आपस में, ये देखिए
हर वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू है, x की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए बच्चों डिफरेंट वैल्यू है। तो इस स्लॉट में 1 1 भी है और ऑनटू तो है ऑलरेडी। हर x की वैल्यू के लिए अगर y की वैल्यू मिले तो उसको आप ऑनटू बोलते हो। अब बात यहाँ पे खड़ी होती है, क्या केवल यही इंटरवल है? नहीं, बहुत सारे इंटरवल है। क्या इसी इंटरवल में 1 1 ऑनटू? बहुत सारे इंटरवल है, इनफाइनाइट है भाई। ये वाले इंटरवल, इस स्लॉट को उठा लो आप, यहां से लेके यहां तक बस रुक जाओ, यानी ये -π से 0, ये भी आपका 1 1 ऑनटू है। या इस स्लॉट की बात करें, यहां तक रुक जाओ, ये भी है। ऐसे इनफाइनाइट स्लॉट मिलेंगे, ये वाला भी स्लॉट है। तो कौन सा स्लॉट लेंगे जिसमें 1 1 ऑनटू? कौन सा फिक्स करेंगे भाई? 0 के आसपास जो पूरी दुनिया लेती है। प्रिंसिपल ब्रांच 0 से लेके पाई के बीच में 1 1 ऑनटू मान लिया गया है पॉजिटिव। क्लियर है? तो 1 1 ऑनटू 0 से पाई के बीच में, यही हमारी प्रिंसिपल रेंज मानी जाती है बच्चों। तो प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां के बीच में? 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में कास क्या है आपका? 1 1 ऑनटू है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं स्क्रॉल करके, सीधे सीधे हम ग्राफ पर आए बच्चों। तो आपने देखा कास जो है हमारा 0 पर, देखिए 0 से लेकर पाई के बीच में कुछ ऐसे ही है। फिर से देख लीजिए, मैं नीचे कर रहा हूं उसको। देखिए ये 0 से लेके पाई के बीच में कुछ इस तरीके से, पाई पर -1 था, 0 पे +1 था। तो फिर मैं शिफ्ट कर रहा हूं, यहां पर देखो बच्चों 0 पर क्या है? +1 है, और पाई पर आपका ये पाई था, और ये π/2 है। ये पाई पर बच्चों आपका -1 है, यहाँ पे -1 है बच्चों, यहाँ पर +1 है। तो ये कास की वैल्यू समझ में आ रहा है। ये आपका हमारा cos x का ग्राफ है, जहां 1 1 ऑनटू है। तो मैं लिख सकता हूं cos x इज इन्वर्टेबल किस रेंज में बच्चों? रेंज देखो 0, ये 0 है, और ये पाई है आपका डोमेन। पहले तो डोमेन की बात करते हैं, किस डोमेन में? 0 से पाई के बीच में। तो क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि इसकी इक्वल भी वैल्यू है। 0 पे इक्वल +1 है, पाई पर बच्चों -1 है। तो 0 से पाई के बीच में कास आपका क्या है? इन्वर्टेबल है। 0 से पाई के बीच में आपका कास क्या है? इन्वर्टेबल है, यानी 1 1 ऑनटू। और रेंज कहां से कहां? मिनिमम वैल्यू बच्चों -1 है और मैक्सिमम +1 है। तो यहां से यहां के बीच में कास इन्वर्टेबल है। That means you can say that cos is invertible between 0 to pi domain and the range -1 to +1। रेंज तो ऑलरेडी -1 से +1 के बीच में आएगा ही, रेंज नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने इंटरवल कहां से निकाला हुआ है? रियल नंबर से। तो डोमेन जरूर चेंज होगा, इंटरवल x की वैल्यू उसी में से लाई करेगी। तो ये सबसेट है। ये कौन है? सबसेट है। 0 से पाई क्लोज इंटरवल, ये सबसेट है रियल नंबर का। तो रियल नंबर के सबसेट्स में से ही डोमेन मिलने वाला है। अब जरा देखिए, यानी cos इज इन्वर्टेबल, यानी जब ये इन्वर्टेबल है तो इसका डोमेन 0 से पाई है, रेंज -1 से +1 है। अब आप जानते हैं किसी ऐसे फंक्शन की वैल्यू, किसी एक ऐसे फंक्शन को दूसरे फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहा जाता है जब उनके डोमेन और रेंज आपस में अल्टरनेटिवली चेंज हो और इन्वर्टेबल भी हो, यानी 1 1 ऑनटू हूं। तो ये 1 1 ऑनटू बन गया बच्चों, इन्वर्टेबल है। इसका इनवर्स निकालते हैं, डोमेन और रेंज चेंज करते हैं। तो इसके डोमेन को यहां पहुंचाते हैं बच्चों, रेंज को -1 से +1। एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन -1 से +1 हो, रेंज 0 से पाई क्लोज इंटरवल के बीच में हो, उसको कास का इनवर्स फंक्शन कहेंगे। यानी कास लिखकर ऊपर एक इनवर्स लगा देते हैं, बस यही कास इनवर्स है बच्चों। x की जगह cos की जगह cos इनवर्स x कहेंगे। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। cos 0 से पाई में इन्वर्टेबल है, रेंज -1 से +1। तो cos इनवर्स का डोमेन -1 से +1 रहेगा, जो साइन का डोमेन था, बट उसका रेंज -π/2 से +π/2 था। यहाँ 0 से पाई हो जाए, बस अब कुछ भी नहीं है। तो cos इनवर्स का डोमेन और रेंज आपके सामने आ गया बच्चों। cos इनवर्स x मैं लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ पे -1 से +1 लिखूंगा, और 0 और पाई लिखूंगा। इसको लर्न कर लीजिए। अब ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे cos इनवर्स x का? आप जानते हो बच्चों, कल ही मैंने पढ़ाया था भाई। अगर मैं ले लूं लेट cos y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो cos y। अब cos y आपने अभी जो स्क्रॉल करके, मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहूंगा चीजों को, जो आपने ग्राफ बनाया था cos x का था, डोमेन x था, केवल cos x था। अब cos y का करोगे तो y एक्सिस पे ग्राफ बन जाएगा, डोमेन अब y की तरह बिहेव करने लगेगा। सीधे सीधे ग्राफ की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ तक हम थे बच्चों। cos y पर बात करेंगे तो cos y
वाई एक्सिस पर अब ग्राफ बनने लगेगा और -π 0 से लेके पाई के बीच में हमें इंटरवल लेना है, बस और कुछ भी नहीं। तो अभी मैं इसको स्क्रॉल करके स्क्रॉल नहीं करता, दूसरे पेज पे चलता हूं बच्चों। यहां पर देखो ध्यान से, यानी अब cos y x इज इक्वल टू cos y का जब ग्राफ बनाएंगे, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, तो आपको पता है cos जो है ना इस तरीके से बनेगा, ठीक। 0 पर cos की वैल्यू 0 होती है, +1 होती है बच्चों, तो 0 है, इसको +1 ले लीजिए और ये आपका -1 ले लीजिए, और ये 0 कहाँ होती है, π/2 पे होती है, 90 डिग्री पे π/2 हो जाएगा, और ये -1 होती है, -1 होती है किस पर बच्चों, पाई पर। देखिए पाई पे -1 है और यहाँ पे फिर आपका 3π/2 बनेगा, और ये आपका मिलेगा बच्चों -π/2, और ये आपका -3π/2। इसके आगे हमें जरूरत नहीं है, हमें 0 से पाई के बीच में लेना, यानी यहाँ से यहाँ स्लॉट हमें लेना है बच्चों। ये यहाँ से यहाँ हमारा स्लॉट बनेगा, बस बाकी सबको रिमूव करो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखते हैं बच्चों। ये यहाँ से मैं रिमूव करना शुरू कर रहा हूँ, इस तरीके से हमारा कुछ नहीं 0 से पाई, ये आपका ग्राफ बनेगा बच्चों। यहाँ पर भी मैं रफ कर दूं, ठीक है, ये पाई तक ये आपका ग्राफ बन गया cos इनवर्स x का। थोड़ा सा मैं सही तरीके से बना दूं बच्चों, उल्टा फ की तरह बना है कुछ। एक मिनट बच्चों, ठीक है। हमारा ग्राफ जो बना cos इनवर्स x का, स्क्रॉल करते हैं cos y ही हमारा cos इनवर्स x है, ये कुछ इस तरीके से हमारा बन गया, ठीक है। ग्राफ मैं येलो कलर से लिखना चाहूंगा। यहाँ पर देखो बच्चों वैल्यू, ये वैल्यू +π थी, ये 0 थी, और ये -1 थी बच्चों, ये +1 थी। तो cos इनवर्स x का ग्राफ है, क्योंकि x इज इक्वल टू y बोलो या इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, बात दोनों एक ही है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x बोलो या x इज इक्वल टू cos y, दोनों बात एक ही है। और रेंज कहां से कहां, रेंज बच्चों देखो y की वैल्यू है, रेंज आपकी रेंज हो गई 0 से पाई के बीच में बच्चों। y एक्सिस यहाँ पर देखो, जो y एक्सिस पे उसको रेंज बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो 0 से पाई आपका रेंज हो गया, -1 से +1 आपका डोमेन हो गया बच्चों। मैं यहाँ पर लिख देना चाहूंगा, cos इनवर्स x की बात करूंगा तो यहाँ पर देखो -1 से +1, साइन का और cos का, साइन इनवर्स और cos इनवर्स का डोमेन तो सेम है बट रेंज अलग अलग है बच्चों। क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब इसकी 2-3 प्रॉपर्टियां हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। ग्राफ आपके सामने है इन फ्रंट ऑफ यू, इसको बना लीजिएगा बच्चों। इसको मैं रफ करना चाहूंगा, ये अच्छा नहीं था, दिख नहीं रहा था, ठीक है। चलिए इसकी प्रॉपर्टी पे मैं बात कर लेता हूं। कुछ प्रॉपर्टी है इसकी। प्रॉपर्टी ये है, अगर पूछा जाए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में cos इनवर्स के ग्राफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, लेफ्ट से जब राइट चले और उसकी वैल्यू लगातार कम होती चली जाए तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। Such types of function is called decreasing function if the value is decreases from going on the number line left to right। अगर left to right चलोगे बच्चों और उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी या टेंडेंस टू अप्रोचिंग टू डिक्रीजेस वैल्यू की तरफ डिक्रीज करेगी तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। बाएं से दाएं तरफ यानी लेफ्ट से राइट चलने पे वैल्यू इसकी डिक्रीज कर रहे हैं बच्चों। देखो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये कौन सा फंक्शन है, एक लाइन में लिखोगे डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो दूसरी बात करते हैं, क्या इसकी वैल्यू रिपीट कर रही है। जिस फंक्शन की वैल्यू रिपीट नहीं करती उसको बोलते हैं नॉन पीरियाडिक। जिसकी वैल्यू बार बार रिपीट करती है पीरियाडिक बोलते हैं। जैसे साइन एक्स पीरियाडिक फंक्शन था जिनका पीरियड 2π था, इंटरवल 2π था। cos एक्स भी एक पीरियाडिक फंक्शन है जिसका इंटरवल बच्चों वो भी 2π ही था। ग्राफ में आपने 11 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा 11th वाली क्लास देखिएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग। अब जरा हम बात करते हैं क्या ये फंक्शन इवन ऑड है बच्चों। जो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा उसको इवन बोलेंगे, जो x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन के अबाउट उसको ऑड बोलेंगे। न तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है न x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो नाइदर इवन है नॉर ऑड है। तो एक लाइन में बोल सकते हैं बच्चों नाइदर इवन, यानी NE नाइदर इवन नॉर ऑड। तो नैनो भी बोल सकते हो, नैनो फंक्शन। या कुछ लोग नन भी बोलते हैं बच्चों, नाइदर ऑड नॉर इवन, चाहे जो बोलो। ये नैनो फंक्शन न तो इवन है न तो ऑड। इसकी छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टी इसमें हम डिस्कशन करते चलेंगे।
क्लियर हो गया। अब एक बात और ध्यान से सुनते रहो, हाँ जिसने हमारा फंक्शन का लेक्चर नहीं देखा वो फंक्शन का लेक्चर जरूर देख ले। ये छोटी छोटी बातें जो तुम्हारे सामने बताई जा रही है फंक्शन में है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज क्लियर हो जाए। जो प्रीवियस आपकी छोटी हुई चीजें हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि इनकी डेफिनेशन ये इवन है, ये आड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये नैनो फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब जरा इसकी कॉन्केविटी की बात करते हैं। तो देखो ये जिधर अप है बच्चों, कहां से कहां अप है, तो तुम कहोगी ये वैल्यू सर यहां से यहां तक अप है, और ये यहां पे -1 था, यहां पर 0 था। तो कॉन्केविटी अप कहां से कहां के बीच में है, यहां से यहां के बीच में कॉन्केविटी अप है। तो -1 पर बच्चों क्लोज इंटरवल लगाओ, 0 पे ओपन, और यहां पे बोलो कि कॉन्केविटी अप है सर, कॉन्केविटी अप है। बात समझ में आ रही। अब जरा देखो डाउन, नीचे की तरफ टर्न करते हैं इसको, और नीचे की टर्म कहां से कहां है बच्चों, 0 पर, 0 से 1 की तरफ, प्लस की तरफ ये डाउन है। तो कॉन्केविटी डाउन कहां से कहां है, 0 पे ओपन इंटरवल, 1 पे क्लोज इंटरवल, एक कॉन्केविटी डाउन। अब एक बात आती है, द क्वेश्चन इज अराइजेस व्हाई यू आर टेकिंग 0 एज ओपन इंटरवल। हाँ 0 को क्यों ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, इस बात को समझो। 0 पर एक्स एक्सिस 0 पर बच्चों इसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, अप से डाउन, मतलब कोई चीज घुमा दो, रोटेट कर दो, जहां उसका टर्निंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां इसकी टेंडेंसी बदल रही कर्व की, वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो 0 पर देखिए इसकी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी टेंडेंसी चेंज हो रही है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये अलग पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन को तो हम बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, इस पर आईआईटी का ये फेवरेट टॉपिक है बच्चों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इसलिए 0 इज कंसीडर एज ओपन इंटरवल। 0 आपका ओपन इंटरवल की तरह कंसीडर किया गया। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। बस इस बात को समझ लो, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ तुम्हारे सामने है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, रेंज भी पढ़ लिया, डोमेन भी पढ़ लिया। चलते हैं इसके फार्मूले पर, पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप वीडियो बहुत लंबा हो रहा, थोड़ा बहुत 10 अब इसमें नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आप भी बोर फील करने लगते हो, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। cos के केस में बात करेंगे। cos का फार्मूला आपसे कहेंगे भाई cos और cos इनवर्स x की बात करेंगे। तो cos इनवर्स x में बच्चों वही चीज x ही आएगी, वैल्यू x ही वैल्यू आएगी, इसमें भी साइन की तरह। लेकिन cos का डोमेन कहां, रेंज कहां से कहां होता, ऑल रियल नंबर होता है, सॉरी cos की वैल्यू, cos में वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, इस बात को भी बहुत ध्यान से सुनना और समझना। अब cos के हम रेंज की बात करेंगे, अंदर cos इनवर्स है, बाहर आउटसाइड में cos है, तो cos का रेंज वही है -1 से +1। तो यहाँ पे x होगी, बट x शुड बी लाई बिटवीन -1 टू प्लस। क्लियर। अब जरा देखो पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला बच्चों, अगर cos इनवर्स में cos बाहर हो, इनवर्स में इनसाइड में cos हो, तो भी इसकी वैल्यू x ही आएगी। बट cos इनवर्स का रेंज अभी जस्ट तुमने देखा कहां से कहां, 0 से प्लस के बीच में, पाई के बीच में, तो यहाँ 0 लिखोगे और पाई दोनों पे क्लोज इंटरवल लिखोगे, बस। ये जो साइन वाला फार्मूला था मैंने तुम्हें पहले लिख दिया, इस फार्मूले का क्वेश्चन से भी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कहां से आया। जैसे अगर मैं कहूँ तुमसे बच्चों cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे सर 1/2 cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ बोलोगे सर ये है आपकी वैल्यू π/3, सॉरी π/3, हाँ 60 डिग्री। समझ में आया। अच्छा इसको तुम एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, cos इनवर्स cos π/3 भी लिख सकते हो, क्लियर, π/3 लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू π/3 आ गई, तो यानी वही चीज तो है cos इनवर्स cos x में मैंने कहा डायरेक्टली x लिख सकते हो, बट यू शुड हैव टू चेक x इज लाई बिटवीन 0 टू पाई, क्या x 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा, 0 से पाई, दैट मीन्स बच्चों ध्यान से सुनो, ये 0 है, पाई यहाँ है, 0 से पाई यहाँ लाई करेगा, 0 से पाई यहाँ पे लाई करेगा, यानी 0 से पाई के बीच में हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, और π/3 60 डिग्री यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है 0 से पाई, स्लेस का आंसर π/3 होगा। आई होप बच्चों ये सब पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ना समझ में आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या वीडियो को रिवर्स करके देखो, क्लियर हो गई हैं चीजें। अब थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं, जरा हम बात करेंगे। अच्छा एक आध क्वेश्चन और पॉजिटिव का देख लेते हैं बच्चों। cos
मैं बात करना चाहूंगा बच्चों 1/√2 की, तो तुम बोलोगे सीधे सीधे सर π/4, क्योंकि कास इनवर्स में कास की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 45 डिग्री है। π/4 क्या π/4 इसके रेंज में है, 0 से पाई के बीच में यहीं कहीं लाई करेगा π/4, बिल्कुल है ऑब्वियसली, हेंस यू कैन से दैट आंसर विल बी π/4। इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट लो बच्चों, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन करते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है। चलो यहां पर देखो, अब अगर हम आपसे कहें कॉस इनवर्स बच्चों, यहां पे माइनस, ध्यान से सुनिएगा, -1/2। अब बात आ जाती है -1/2 क्या इसकी वैल्यू होगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बच्चों, कॉस निगेटिव कहाँ होता है, डायरेक्ट यहाँ पे -x नहीं लिख सकते, कॉस निगेटिव होता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉस यहाँ पर प्लस है बच्चों, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। बहुत ध्यान से सुनिए, कॉस नेगेटिव है, और कॉस के रेंज की बात करें तो रेंज 0 से कॉस इनवर्स में 0 से पाई के बीच में ही है, यानी रेंज कहां से कहां, यहां से लेके यहां के बीच में है। हर वो वैल्यू, हाँ, कॉस इनवर्स की रेंज यहां से यहां है, हर वो वैल्यू जो इन दोनों के क्वाड्रेंट के अलावा आएगी वो कॉस इनवर्स में नहीं आने वाली। इसलिए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम 2π/3 बोले, cos 2π/3 की वैल्यू होती 120 डिग्री और -2π/3 करें तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अलावा हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, अब एक बात और आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, cos इनवर्स रहने देंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर लिखें, cos, ध्यान से समझिएगा, cos π/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ cos π/2 60 डिग्री यानी π/3 बच्चों। इसको cos cos π/3 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, बाहर में माइनस लगा है तो -1/2 cos इनवर्स। यहाँ पर बात समझ में आया। अब एक बात मुझे बताइए, cos -θ आप जानते हैं cos इवन फंक्शन होता है, cos -θ = cos θ होता है, ठीक है, इस बात को तो आप अच्छे से जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो बताओ, cos -θ कभी भी नहीं होता है cos -θ की वैल्यू, यानी यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको -θ नहीं लिख सकते। यू कैन राइट, अगर आपने साइन की तरह कोशिश किया लिखने की cos -π/3 तो ये आंसर गलत है, क्योंकि cos -π/3 की वैल्यू भी cos -π/3 की वैल्यू भी +cos π/3 ही आएगी, माइनस नहीं आने वाली, यानी ये कंसेप्ट तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा अगर साइन की तरह लोगे। तब हम चुपचाप पहुंचेंगे कॉस निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, उसमें देखेंगे, पहुंच गए इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसके रेंज में लाई करेंगे, यहां पर भी है लेकिन इसमें नहीं आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos π/3 की वैल्यू है वही cos 2π/3 की वैल्यू भी होगी। अब इसको थीटा, इसको क्या लिखेंगे, थीटा -π/3 है भाई, तो थीटा -180 डिग्री माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा लिखें। भाई हमें cos -θ चाहिए, ध्यान दीजिए, माइनस के बाहर cos θ चाहिए, तो आपको पता है cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे बच्चों, तो माइनस cos θ आ जाए। क्लियर हुआ, 180 माइनस थीटा जैसे ही लिखे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है और 180 डिग्री पे वैल्यू नो चेंज होगी, तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos माइनस में थीटा हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, आपको पता है 180 डिग्री को माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब अगर थीटा की जगह बच्चों, थीटा की जगह व्हाइट कलर से लिखना चाहूंगा, थीटा की जगह इस फार्मूले में अगर मैंने π/3 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लिख सकते हो माइनस cos π/3, यानी माइनस cos π/3 की जगह बच्चों आप रिप्लेस कर सकते हो cos पाई माइनस π/3, तो इसके जगह पर रिप्लेस कर दिया। ये चीज तो समझ गए कैसे नहीं होगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, ये चीज समझ में आया। इसके डाइजेशन में क्यों प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, cos इनवर्स, यहाँ पे cos -cos π/3 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पाई माइनस π/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए पाई माइनस π/3। अब ध्यान से सुनिए और समझते हैं, cos इनवर्स यहाँ पे है 3 × 3 पाई में से एक गया, cos 2π/3। अब ये पॉजिटिव आपने निगेटिव को क्या बना लिया बच्चों, पॉजिटिव बना लिया। पॉजिटिव बनाने के लिए ध्यान सुनिएगा, निगेटिव को आपने पॉजिटिव बना लिया, 2π/3 बना लिया।
अब आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर बोल सकते हो इस वाले फार्मूले से, जो आपने अभी फार्मूला पढ़ा था, cos इनवर्स cos x विल बी x ही होगा व्हेन x इज लाई बिटवीन, कहाँ से कहाँ के बीच में, x इज लाई बिटवीन 0 to पाई। अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है तो when x is lie between 0 to पाई, तो इसकी वैल्यू वही होगी, और ये 0 से पाई के बीच में 2π/3 यहीं कहीं लाई कर रहा, इसलिए आंसर इज डायरेक्टली 2π/3। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ गया हो। एक आध क्वेश्चन और निगेटिव वाला देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़िया आसानी से कर पाओगे। फिर से देखो, अगर हम कहें आपसे cos इनवर्स, ठीक है बच्चों, रफ कर दूं, दूसरा बताना चाहूँ, cos इनवर्स -1/√2। देखो फिर से क्विक इसको बदलो, डायरेक्टली इसका आंसर नहीं लिख सकते, इसको प्लस बनाओ, cos इनवर्स, इसको माइनस cos रहने दो, cos π/4 लिख सकते हो। बात समझ में आ गई बच्चों। अब cos नेगेटिव मैंने पहले ही बता दिया भाई, cos नेगेटिव तुम्हें मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रेंज में नहीं जाएगा। रेंज cos इनवर्स का 0 से पाई है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप 180 - थीटा बार बार लिखते हो, तो रट डालो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब जब पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि पाई इसको लिखोगे cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, तो अब जरा देखो पाई माइनस थीटा इसको लिखोगे तो प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस cos थीटा आती है। अब ये प्लस हो गया बच्चों, अब पाई माइनस π/4 इसको लिख सकते हो। अब 4 × 1 = 4, अब 4 में से 1 गया, 3π/4 आ गई वैल्यू आपकी cos इनवर्स cos 3π/4। क्या ये 0 से पाई के बीच में है? हाँ, इसका मल्टीपल अगर 4 होता पाई का, तो 4/4 1 पाई का मल्टीपल आता, तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 0 यहाँ है, पाई यहाँ है, 3π/4 पाई से कम, इस रेंज में आ गया, इसलिए आंसर इज नाउ 3π/4। अब आपने एक ट्रिक भी सीखा हुआ डायरेक्टली, कि हर बार जब हमको माइनस दिख रहा है, पाई में से ही घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम पहले ही क्यों ना एक फार्मूला बना ले। क्या बनाने फार्मूला? पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर निगेटिव है तो। साइन वाले में डायरेक्टली लिखेंगे और इस वाले में डायरेक्टली क्या करेंगे बच्चों? बस पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी cos इनवर्स में कोई भी वैल्यू माइनस cos में है, माइनस cos में है, तो डायरेक्टली आप आंसर क्या थीटा पे लो। x बार बार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, तो डायरेक्टली पाई माइनस थीटा लिख दो, आंसर तुम्हारे सामने है। और साइन इनवर्स में आपने क्या चेक किया? अगर माइनस साइन थीटा है तो डायरेक्टली आप आंसर माइनस थीटा लिख दो। ये दो चीजें आपने ट्रिक में कॉन्सेप्ट में सीख ली। सीधे सीधे क्विक एक्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, जैसे मैंने कहा cos इनवर्स बच्चों -√3/2, तो आपको पता है cos की वैल्यू कौन से √3/2 होती है, आपको पता है 30 डिग्री cos √3/2 होती है। 30 को π/6 बोलते हैं, और π/6 अगर ये थीटा होगा तो पाई में से माइनस करो, आंसर विल बी पाई -5 π/6। और ये रेंज में भी आ गया, क्योंकि आपको पता है cos इनवर्स का जो इस केस में थीटा की जो वैल्यू होगी, 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 0 से लेके पाई के बीच में होगी, इसलिए आंसर 5π/6 इसका एग्जैक्टली सही आएगा और कोई दिक्कत नहीं। तो हमें लगता है बच्चों आप समझ गए होंगे, दो चीजें आपके क्लियर हो गई। एक तो आप पाई माइनस थीटा करो cos के केस में, और साइन के केस में डायरेक्ट माइनस थीटा कर दो, आंसर तुम्हारे सामने हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम कहें cos इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है cos की वैल्यू 0 डिग्री की 1 होती है। अब किसकी वैल्यू 0 डिग्री की? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 0 डिग्री दैट इज पाई, बात खत्म, आंसर तुम्हारे सामने। अच्छा, अगर यही में मैं बच्चों आपसे पूछूं साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है, इसमें माइनस थीटा लिखना है और π/2 की वैल्यू होती, तो माइनस आंसर π/2 डायरेक्टली लिखो। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज हमने साइन इनवर्स cos इनवर्स की प्रॉपर्टी और cos साइन का ग्राफ तो हमने प्रीवियस लेक्चर 1 में ही डिस्कस किया था। आज हमने साइन इनवर्स cos इनवर्स की प्रॉपर्टी भी डिस्कस की है। cos का ग्राफ पढ़े, cos के बारे में पढ़े, थोड़ा लंबा ज्यादा खींच रहा था बच्चों, अब स्पीड बनेगी, क्योंकि साइन और cos से आपकी इंटेंसिटी पकड़ में आने लगी होगी। टेक्नोमेट्रिकल इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन है क्या, इनमें क्या चेंजेस होते हैं, कैसे वैल्यू बदलती है, बहुत जरूरी था जानना, इतना डेप्थ में समझना। अब मैं थोड़ा सा स्पीड भी बना सकता हूं। तो नेक्स्ट बच्चों आपका कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल में लेक्चर 3 ITF लेक्चर 3, तो वेट करिए और अपने बच्चों को दोस्तों को शेयर करिए, बताइए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद बच्चों।